नमस्कार, मैं रमाशंकर राय यूपीएससी हिंदी के इस मंच पे सब्जेक्ट्स थ्रू पीवाईक्यूज की सीरीज में और उसके हिस्ट्री थ्रू पीवाईक्यू सेक्शन में आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहले की वीडियो में आपको सभी धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन एक साथ मिल गए। हम लोग इतिहास में प्राचीन और मध्यकालीन के बाद अभी आधुनिक भारत पे आ गए हैं और वैल्यू एडेड मटेरियल आपको प्रोवाइड कराने के क्रम में हमने सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन की वीडियो लगभग 1 घंटे की है, वो आपको दे दी गई है। और उसके बाद ये सारे विद्रोह और बगावतें एक साथ आधुनिक भारत के जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं उसमें बहुत सारे प्रश्न मेल के लिए और डायरेक्ट उससे जुड़े लोगों, किस विद्रोह से कौन जुड़ा है या किससे कौन नहीं जुड़ा है, आड वन आउट छाँटने के लिए ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। तो उसके लिए सारे विद्रोह और बगावतें सबका कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज एक साथ दे दिया गया है। इसके लिए बेसिक तौर पे स्पेक्ट्रम की पीडीएफ अवेलेबल है, मतलब ऑनलाइन सबको अवेलेबल हो जाएगी। उसमें पीछे की तरफ एक लिस्ट दी रहती है, तो उसके साथ अपने मटेरियल को मैंने उसके साथ इनरिच कर दिया है। और जो भी अलग से अलग बुक्स में जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या इम्पॉर्टेंट विद्रोह हैं जो इसमें मेंशन नहीं है उसको भी इसके साथ मिला दिया गया है। इस तरीके से एक ही जगह सारे विद्रोह और बगावतों का एक कंप्लीट। और विद्रोह बगावती की जब हम बात करते हैं तो उसमें नागरिक विद्रोह भी आते हैं, उनको जन विद्रोह कहा जाता है या सिविल रिवेलियन, सिविल अपराइजिंग बोला जाता है। उसके बाद आता है आपका पीजेंट, जो कि किसान विद्रोह बोलते हैं, पीजेंट रिवेलियन, पीजेंट अपराइजिंग। और फिर तीसरा होता है मिलिट्री अपराइजिंग। तो 3 तरह के विद्रोह हैं, सभी का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है और कम से कम समय में महत्वपूर्ण चीज़ों को आपको समझाने का या आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। तो साथ में बने रहिए। और इसके बाद हम लोग पीवाईक्यूज शुरू करेंगे और उसमें उसके साथ जो भी एनरिचमेंट होगा और आप लोगों का उत्साह रहा तो साथ में कांग्रेस के सेशंस और गवर्नर जनरल और वायसराय पे वीडियो आएंगी। तो शुरू किया जाए। सभी सारे विद्रोह और बगावतें एक साथ इस क्लास में कराई जाएंगी। तो सबसे पहली जो बगावत है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे वो है सन्यासी रिवोल्ट। कौन सी है? सन्यासी रिवोल्ट या सन्यासी विद्रोह। यह बिहार और बंगाल के क्षेत्र में हुआ था और इसका कारण ये था कि तीर्थ स्थानों पर जो यात्रा प्रतिबंध लगाए गए थे उसकी वजह से वहाँ के लोग, जो सन्यासी जो थे, जो तीर्थयात्री थे, वो नाराज हो गए और उन्होंने विद्रोह किया। काफ़ी लंबे समय तक ये चलता रहा, जैसे 1763 से 1800 ईस्वी तक करीब करीब सन्यासी रिवोल्ट चलता रहा। इसके प्रमुख जो नेतृत्वकर्ता थे वो मजनून शाह चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी। इसके संदर्भ में एक और बात है, बंकिम चंद्र चटर्जी, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ में वर्णित है, उसमें सन्यासी रिवोल्ट का एक जिक्र है या उस पर बेस्ड है। और देवी चौधरानी भी एक उपन्यास है जो कि सन्यासी रिवोल्ट की एक नायिका है, देवी चौधरानी, उससे संबंधित है। तो ये सारे फैक्ट्स और ये सारे जो पॉइंट्स हैं अपने ध्यान में रखेंगे। अगला जो विद्रोह है उस पर चर्चा करेंगे, रिवेलियन इन मिदनापुर एंड धालभूम। अच्छा, कुछ लोग ये सोचेंगे कि यार इंग्लिश में लाने का क्या पर्पज़ था। कमेंट्स में कई बार मिल रहा था कि सर जो आपके पास मटेरियल उसको इंग्लिश में लाइए। तो जैसे मैं हिंदी मीडियम हूँ तो मैं पढ़ता हूँ हिंदी में, इंग्लिश के वीडियो देखता हूँ और ठीक ठाक देखता हूँ। उस तरह जो हिंदी इंग्लिश वाला है वो भी अगर हिंदी की ज़रूरत है उसको तो देख सकता है, और जो हिंदी वाला है वो भी इंग्लिश में देख सकता है। कुछ इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके व्याकरण या आपको मतलब स्पेशल एफर्ट की मांग करता है। बस आँख खोल के देखिए, आप इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम, दोनों तरह से जो चीज़ें हैं, क्योंकि प्रीलिम्स स्पेशल है ना। आपको मेंस की मैं पॉइंट्स नहीं बता रहा हूँ कि आपको जाके लिखना है, आपको समझना है। तो ज़्यादा जो आप फोकस करिए वो समझने पे करिए। सन्यासी रिवोल्ट भी पढ़ लेंगे, इतनी इंग्लिश आपको आती होगी। सिविल अपराइजिंग इन गोरखपुर और बस्ती या बहराइच ये भी आप पढ़ लेंगे। इतनी जैसे इसमें मतलब ऐसा कोई विशेष नहीं है जिससे किसी भी भाषा के लोगों को दिक्कत हो। और मैंने जो एक्सप्लेनेशन लिखा है, मैंने लिखा है हिंदी में लिखा है, तो वो दोनों चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। तो फिर आगे बढ़ा जाए। रिवेलियन इन मिदनापुर और धाल भूमि का जो रिवोल्ट है उसमें क्या है कि बंगाल के जमींदारों और तालुकदारों ने किया था। के मुख्य जो नेता थे वो दामोदर सिंह और जगन्नाथ ढल थे। जगन्नाथ ढल और दामोदर सिंह इसके प्रमुख नेता थे। ये रहे जगन्नाथ ढल और दामोदर सिंह। फिर आते हैं, अगला है रिवोल्ट ऑफ मोआमारीज। रिवोल्ट ऑफ मोआमारीज का जो विद्रोह है 1769 से
और 99 तक चला, ये भी काफ़ी समय तक चला, लगभग 30 सालों तक। ये असम के कुछ भागों में चला और तथाकथित निम्न जातियों के किसान थे, जो मोआमारिस थे, ये कौन थे? तथाकथित निम्न जातियों के किसान थे। और इन्होंने जब विद्रोह किया तो उससे अहोम राज्य जो था वो कमज़ोर हो गया। इसके जो केंद्र थे वो भटियारपुर थे, रंगपुर थे, जोरहाट, ये मोआमारी आंदोलन के केंद्र हुआ करते थे। फिर हम चर्चा करेंगे सिविल अपराइजिंग इन गोरखपुर, बस्ती एंड बहराइच 1781 की। तो भैया ये था कि ये वारेन उधर 1781 की बात है, तो 1778 में एक मेजर अलेक्जेंडर हाने नाम का व्यक्ति वो इजारेदार नियुक्त हुआ था ये गोरखपुर, बस्ती, बहराइच क्षेत्र का। इसने मनमाने तौर पे इजारेदारी जो यहाँ की तय कर दी वो 22 लाख तय कर दी। इजारेदारी सिस्टम हम लोग लेटर मुगल में बार डिस्कस कर चुके हैं। जहांदार शाह के समय में जो जुल्फ़िकार उसका दीवान हुआ करता था, वो उस बुरी व्यवस्था को इसने इंट्रोड्यूस किया था। तो होता ये था कि राजस्व का ठेका दिया जाता था। तो जो अंग्रेज़ थे वो मेजर अलेक्जेंडर हाने को ठेका दे दिए कि तुम कितना ले आके हमको दोगे इस क्षेत्र से। तो वो मनमाने तरीके से बोल दिया इतना ला के दे दूँगा। अब वो जाएगा और उस क्षेत्र में, क्योंकि मनमाना वो बोल चुका है, तो मनमाने तौर पे अत्याचार करके लोगों से राजस्व वसूलेगा। इसी का बहुत वहाँ पे जो अपने क्षेत्र है गोरखपुर, बस्ती, बहराइच, तो काफ़ी विरोध हुआ और विद्रोह भड़क गया। तो विद्रोह तो अंग्रेज़ों ने दबा दिया ज़बरदस्ती, लेकिन इजारेदार अलेक्जेंडर हाने को उसने फायर कर दिया, मतलब इजारेदारी छीन ली इसकी। तो इसी क्रम में अगला जो रिवोल्ट आता है वो है रिवोल्ट ऑफ राजा विजयनगरम। रिवोल्ट ऑफ राजा विजयनगरम, ये नार्दर्न सरकार, उड़ीसा साइड की बात है, नार्दर्न सरकार की बात है। और विजयराम, उत्तर सरकार के विजयराम राजू, चिन्ने विजयराम राजू इसका नाम था, इसके नेता का चिन्ने विजयराम राजू। दरअसल क्या हुआ कि उत्तरी सरकार से फ्रांसीसियों को बाहर करने की संधि हुई थी, ठीक है, 1758 में। और 1794 में पद्मनाभन युद्ध तक ये जो रिवोल्ट ऑफ राजा विजयनगरम है वो चलता रहा। तो ये राजा विजयनगरम के साथ जो के कारण जो रिवोल्ट हुआ था नार्दर्न सरकार के लिए, वहाँ पे अंग्रेज़ों के विरुद्ध चला। दरअसल शुरुआत में क्या हुआ कि विजयनगरम का जो राजा था उसने, जो विजयराम राजू उसका नाम था, ये नाम रखते विजयराम राजू लिख देते हैं, विजयराम विजयराम राजू जो राजा था उसका अंग्रेजों से पहले समझौता हुआ कि ऐसा है, मिल के फ्रांसीसियों को यहाँ से खदेड़ देते हैं। जब फ्रांसीसी खदेड़े जा चुके तो उसने अंग्रेज अपनी आदत से मजबूर थे, वो कभी अपने संधियों को अपने अनुसार चलाते थे कि उन सबको ज़रूरत है तो संधि मानेंगे और उन सबको लगता है कि प्रबल हो गए तो संधि नहीं मानेंगे। यही काम उसने यहाँ किया। तो इसके विरोध में यहाँ के विजयनगरम के राजा ने विद्रोह कर दिया। तो काफ़ी लंबे समय तक चला और 1794 में पद्मनाभम के युद्ध में जाके वो समाप्त हुआ। नाम इसलिए दिया है कि कभी कभी पूछ सकता है कि पद्मनाभम का युद्ध किस विद्रोह से संबंधित है, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो वो है रिवोल्ट ऑफ विजयनगरम से संबंधित। अगला है रिवोल्ट ऑफ बेदनूर, ये कर्नाटक में हुआ। और धुंडिया वाघ, तो रिवोल्ट ऑफ बेदनूर की कहानी ये है कि टीपू सुल्तान की जेल में एक बंदा था जिसका नाम था धुंडिया वाघ। यह एक मराठा नेता था और टीपू सुल्तान ने इसको कन्वर्ट करा के इस्लाम में कन्वर्ट कराया और फिर उसको कैद कर लिया। ये जब टीपू सुल्तान मारा गया 1799 में, तो फिर या उस समय में ये छूटा और उसके बाद इसने रिवोल्ट ऑफ बेदनूर का नेतृत्व किया, ठीक है। फिर अगले आते हैं अगले विद्रोह पे, तो रिवोल्ट ऑफ केरल वर्मा पजेसी राजा। केरल वर्मा पजेसी राजा केरल का एक विद्रोह था। केरल वर्मा पजेसी राजा जो विद्रोह है यह केरल का एक विद्रोह है। और इनका नाम केरल वर्मा पजेसी इसके नेता थे। इनका नाम केरल सिंघम भी बोलते हैं इनको। और मालाबार का जो कोट्टायम है ये इसका प्रमुख सेंटर था, ठीक है। फिर अगले रिवोल्ट पे चलते हैं, सिविल रिवेलियन ऑफ अवध 1799। ये महत्वपूर्ण है, अवध से संबंधित है। यूपी पीसीएस के हम लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फिलहाल के लिए। तो जो सिविल रिवेलियन ऑफ अवध है इसके जो नेता थे वजीर अली खान थे। यह अवध के चौथे नवाब भी थे। तो हुआ ये कि इनको भी अंग्रेजों ने बैठाया था, लेकिन ये जब थोड़े राजा टाइप बनने लगे कि मतलब राजा खुद को इन्फोर्स करने लगे, तो अंग्रेजों ने इनको हटा दिया और एक सादत अली खान द्वितीय उनको बैठा दिया उस पर। तो इनको बनारस जाके पेंशन दे दी गई। तो ये भाई अब राजा आदमी माने ना,
कि राजा कैसे हमको हटा दिया। तो वहाँ का जो रेजिडेंट था चेरी, उसको और उसके 2 अंगरक्षकों को ऐसे बातचीत चल रही थी कि हार्ट अटैक हो गया तो दोनों को मार दिया। उसके बाद वहाँ पे जो मतलब अंग्रेज़ों की संस्था थी उसको मतलब वहाँ पे समाप्त करने का इसने प्रयास किया। लेकिन फिर अंग्रेज़ ने रीइंफोर्समेंट बुला ली। मतलब जो उसकी जो कुमुक होती है, जो उसकी सेना और थी, बाकी सेनाओं की सहायता बुला ली। इनको भागना पड़ा और जयपुर के राजा के पास जाके इन्होंने शरण ली। अब क्या है कि जयपुर के राजा से अंग्रेज़ों ने बोला कि ऐसा है कि ये हम लोग के खिलाफ रिवोल्ट किए हैं सिविल अवध में, और इनको हमको सौंप दिया जाए वज़ीर अली खान को। तो जयपुर के राजा ने उनको मतलब ये शर्त रखी अंग्रेज़ों को सौंपते हुए कि आप इनको सज़ाए मौत नहीं देंगे और बेड़ियों में जकड़ के, या मतलब हथकड़ी बेड़ियों में जकड़ के नहीं रखेंगे। इस शर्त पे इनको सौंपा गया अंग्रेज़ों को। अंग्रेज़ों ने इनको कोलकाता भेज दिया। तो इस तरीके से जो सिविल रिवेलियन था अवध का, वो समाप्त हुआ। सिविल रिवेलियन यही था कि वहाँ की जो नेता थे उसका ये रिवेलियन था, वजीर। ज़्यादातर रिवेलियन आप सिविल रिवेलियन में देखेंगे, नागरिक विद्रोह जिसमें थे, उसमें जो भी सामंती नेता हैं लगभग लगभग सारे विद्रोहों में वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या वो नेतृत्व कर रहे हैं। इसी प्रकार जितने आपके क्या बोलते हैं ट्राइबल रिवोल्ट्स मिलेंगे, तो ट्राइबल रिवोल्ट्स जिसमें मिलेंगे वो उसमें सारे रिवोल्ट्स में जो सामान्य जनता है या जो लोकल्स हैं जो प्रताड़ित हैं, वो रिवोल्ट करेंगे अपना गुट बना के, क्योंकि अंततः उनको लगेगा कि हमारे हित अब सुरक्षित नहीं है। और पीजेंट्स रिवोल्ट है उसमें भी आपको जनता मिलेगी जहाँ पे वो अपने हितों की का प्रतिनिधित्व करेगी, लेकिन उसमें भी नेता कोई चुन लिया जाएगा। हालांकि जो नागरिक विद्रोह में ज़्यादातर सामंत नेतृत्व करते हैं। फिर इसी क्रम में आगे आते हैं अपराइजिंग इन गंजम एंड गुमसुर। तो उड़ीसा का गंजम और गुमसुर में 1800 और 1935 से 37 में ईस्टर्न उड़ीसा, पूर्वी उड़ीसा में ये विद्रोह हुए। और श्रीकर भंज और उसके बाद उनके बेटे धनंजय भंज, श्रीकर भंज और धनंजय भंज ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। तो कभी कभी इतना जानना ही काफ़ी होता है, मतलब इतना महत्वपूर्ण विद्रोह नहीं है, लेकिन आपको टाइमलाइन और ये पता कि अच्छा 1800 और 1935-37 2 बार हुआ था, बस इतनी से जान लीजिए, बहुत बहुत काफ़ी है इतना। फिर आते हैं अपराइजिंग इन पलामू। अपराइजिंग इन पलामू झारखंड में, छोटा नागपुर के पठार में झारखंड में विद्रोह हुआ। किसका? चेर विद्रोह भी इसको बोलते हैं, जागीरदार जो था, और इसके भूषण सिंह इसका नेतृत्व करता था, और इसको चेर विद्रोह भी बोलते हैं, अपराइजिंग इन पलामू को। ठीक है। फिर आता है पोलिगर रिवोल्ट 1795 से 1805। यह हुआ था तमिलनाडु में। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में विशेषकर कहाँ हुआ था? तो तिरुनेलवेली, रामानाथपुरम, मदुरई, शिवगिरी, नॉर्थ आर्काट, इन सब जगहों पे ये ज़्यादा प्रबल था। और पोलिगर कौन थे? हम लोग चर्चा किए थे पोलिगर कौन थे। पोलिगर वो थे कि जो कि पहले की व्यवस्था थी, सामंती व्यवस्था थी, उसमें स्थानीय तौर पे सामंत प्रतिनिधि हुआ करते थे, जो कि जिनकी वहाँ पे सैनिक और सिविल दोनों पकड़ हुआ करते थे, और उनको भूमि भी बिना किसी लगान के मुफ्त में मिलती थी अपनी सैन्य सेवाओं के बदले। तो जब अंग्रेज आए तो ये सारी सुविधाएं उनकी समाप्त हो गई, तो धीरे धीरे फिर वो विद्रोह पे उतारू हो गए। मजबूरी है भाई, अब खाने पे जब आ जाएगा, पेट पे आ जाएगी बात, तो विद्रोह करना पड़ेगा। और इज्जत भी ले रहे हो, इज्जत भी कुछ नहीं है। तो इन दोनों कारणों से पोलिगर रिवोल्ट हुआ। इसके महत्वपूर्ण नेता कौन थे? कट्टा बोम्मा, सुब्रमण्यम पिल्लई, सुंदरा पांडियन इत्यादि इसके महत्वपूर्ण नेता थे। फिर आगे चलें अगर हम लोग सिविल रिवोल्ट पे ही, तो रिवोल्ट ऑफ दीवान वेल्लू थम्पी, ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत जगह पूछा भी जा चुका है और प्रसिद्ध है। तो हुआ क्या कि त्रावणकोर के राजा का दीवान था कौन? वेलुथम्पी। तो अंग्रेज पहले इसके साथ समझौता करते हैं और बाद में जबरन सब्सिडी वगैरह मांगने लगते हैं कि भाई दो, और अंग्रेज जबरन करते थे ऐसा। मतलब अब क्या ही बताया जाए, वो करते थे क्योंकि सिर्फ ताकत के दम पे उन्होंने, पहले धीरे धीरे घुसते थे आपके क्षेत्र में, आपके राज्य में घुस जाएंगे, उसके बाद आपको मजबूर करते 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 अंततः ऐसा कर देंगे कि आप राज्य ही उनको दे देंगे। इस स्तर तक पहुंचा देते थे। बिना कुछ किए सब्सिडी मांगते थे, बिना कुछ किए कर मांगते थे, बचाए रखने का कि हमसे बचे हो इसका कर दे दो, तो ये सब काम करते थे। तो इससे परेशान होके उनका जो त्रावणकोर के राजा का दीवान था वो वेलुथम्पी, उन्होंने विद्रोह किया। इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स ये हैं कि कुंडारा नामक जगह पे इन्होंने एक डिक्लेरेशन दिया, कुंडारा घोषणा बोली जाती है उसको,
वहाँ पे बोला कि जनता को बोला कि यार हथियार उठाओ, सीधा बोला कि सशस्त्र विद्रोह करो, हथियार उठाओ अंग्रेजों के खिलाफ, और उसके बाद विद्रोह शुरू कर दिया गया। 1808 से 9 तक चलता रहा, जब तक कि जब सेना अंग्रेजी सेना इनके पास पहुंचने लगी, तो जैसे चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को गोली मार के अंग्रेजों के हाथ जिंदा नहीं आए, उसी तरह वेलुथम्पी ने भी किया। कहीं कहीं ऐसा लिखा रहता है कि इनको फांसी दे दी गई थी सार्वजनिक तौर पे, ये एक नज़ीर बने। तो इनमें से दोनों में कुछ भी हो सकता है। दो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, ये मेरे हिसाब से फैक्चुअल रूप से महत्वपूर्ण भी नहीं है कि कैसे अंत हुआ वेलुथम्पी जी का, लेकिन ये कुंडारा घोषणा इसमें उद्घोषणा इसमें महत्वपूर्ण है, और जो उन्होंने किया ये महत्वपूर्ण है, तो उसको ध्यान रखिएगा। फिर आता है डिस्टर्बेंसेस इन बुंदेलखंड 1808 से 1812। ये बुंदेलखंड के क्षेत्र में जो डिस्टर्बेंस है, इसमें महत्वपूर्ण जो मतलब डिस्टर्बेंस है, ये पूरी तरह विद्रोह नहीं है कि अलग अलग किलेदार थे। जैसे होता ना कि बुंदेलखंड में बहुत सारे किले हैं, लगभग 150 किले हैं, उन किलों के अलग अलग किलेदार थे। तो उन किलादारों ने जब देखा कि कभी कभी जब सत्ता कमज़ोर उनको दिखती थी 1808 से 12 के दौरान, जैसे जो पहला मराठा युद्ध था उसके दौरान ही ये तुरंत ही अधिग्रहित हुए थे, तो उस समय किलादारों को मौका दिखा, तो उन्होंने विद्रोह करके अपने किलों को स्वतंत्र करना चाहा। तो उनमें से कुछ जो नेता थे वो थे लक्ष्मण दावा, अजयगढ़ फोर्ट का किलेदार था ये। फिर दरिया सिंह थे, ये थे कालिंजर फोर्ट के किलेदार, और गोपाल सिंह थे। तो ऐसे मतलब और भी थे, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण नाम यही सब हैं। फिर आते हैं परला की मेड़ी आउटब्रेक 1913 से 34, ये गंजम जिले का है, और नारायण देव और गजपति देव के प्रमुख नेता थे। तो जस्ट फॉर फैक्ट इन्फॉर्मेशन, बस एक बार नाम रखिएगा। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा रटने पे मत तुल जाइए कि मैं रट लूँ एक ही बार में। 3-4 पेज का मटेरियल है, मतलब ज़्यादा क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स है, भरा हुआ है, कायदे से दिमाग फ्रेश रहे, सुबह उठ के कभी पढ़ लिए, 1-2 बार इधर पढ़ लिए, एग्जाम से पहले मतलब फिर बीच में एक बार पढ़ लीजिएगा, और अंततः एग्जाम के टाइम पे ऐसा ही मटेरियल है कि आप पढ़ के एक बार चले जाइए, वहाँ पे आ जाएगा। आपको मेंस वैसे नहीं पूछेगा लाइन से लगा के बताइए विद्रोह, आपको 2-4 एग्जाम्पल याद रहेंगे, काम चल जाएगा। लेकिन इसमें आपको ये याद होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कौन सी है, कब हुई थी, और महत्वपूर्ण लोग इससे संबंधित कौन कौन से थे। तो इसलिए इसको रट्टा मारने की मतलब चाहे आपकी क्षमता बहुत अच्छी हो तो आप मार लीजिएगा, अदरवाइज प्रयास ये कीजिएगा कि एक बार पढ़ लें, फिर 2 बार पढ़ लें कभी, फिर एग्जाम से पहले एक बार पढ़ के चले जाएँ। तो इसी तरीके से ये मतलब मैनेज होता है, और मैनेज होगा भी। फिर आपका अपना कोई तरीका हो तो उस तरह करिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है मैंने कह दिया। फिर आगे पे चलते हैं, कच्छ रिबेलियन। कच्छ रिबेलियन 1819 का है। कच्छ रिबेलियन ये गुजरात में हुआ, राव भारमल, राव राजा भारमल या राव भारमल के नेतृत्व में हुआ था। फिर आगे आते हैं राइजिंग ऑफ बरेली, ठीक है, बरेली का विद्रोह 1816 में हुआ था। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो यूपी से रिलेटेड है, तो यूपी के रिलेटेड छोटे विद्रोह भी महत्वपूर्ण है कि अरे नहीं आपको इतिहास में पूछेगा तो यूपी स्पेशल में पूछ देगा, तो इस वजह से ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो राइजिंग ऑफ बरेली जो है 1816 की उत्तर प्रदेश में हुई थी। इसके जो महत्वपूर्ण नेता थे वो मुफ्ती मोहम्मद एजाज, मुफ्ती मोहम्मद एवाज इसके महत्वपूर्ण नेता थे, मुफ्ती मोहम्मद। और ये उस समय तत्काल में पुलिस टैक्स के विरुद्ध में हुआ था। इसके अंडरलाइन कारण बहुत सारे होते हैं, जैसे सबके लगभग एक तरीके से कि बढ़े हुए राजस्व, कड़ाई से उसका जो कड़ाई से वसूली होती है, पुराने तालुकदारों या पुराने जो भी नेता थे, जो भी सामंत थे, उनकी शक्ति को छीनना या उनकी जब्ती, यही सारे कारण मिला जुला के थे। लेकिन तात्कालिक कारण बरेली में क्या था कि पुलिस टैक्स लगाना, तो पुलिस टैक्स मुफ्ती मोहम्मद एवाज के नेतृत्व में बरेली की राइजिंग हुई थी। फिर वहाँ पे उनके अंग्रेजों के प्रति जिहाद किया गया था, अंग्रेजों के प्रति जिहाद हुआ था, कहाँ पे, बरेली में। फिर अगले पॉइंट पे आते हैं, अपसर्ज इन हाथरस 1817 का है। अपसर्ज इन हाथरस, हाथरस का विद्रोह या विरोध कर सकते हैं, 1817 में हुआ था। और अलीगढ़ आगरा क्षेत्र में महत्वपूर्ण इसके नेता कौन थे, दयाराम और भगवंत सिंह। इसके महत्वपूर्ण नेता थे कौन थे, दयाराम और भगवंत सिंह। इसी संदर्भ में जब अगले आते हैं तो पाइका रिबेलियन, अब ये भी महत्वपूर्ण है। पाइका रिबेलियन 1817 में हुआ था। पाइका कौन थे, यह परंपरागत पैदल सैनिक थे गजपति शासकों के उड़ीसा के। इनको लगान मुक्त जमीन, पॉलीगरों की तरह, बस ये पाइकों का आप कह सकते हैं जो पॉलीगर थे वो समहाउ सामंत थे। सामंत इन द सेंस की सिर्फ सैनिक नहीं थे, वो
सरदार थे, जो पॉलीगर थे वो सरदार हुआ करते थे, और पाइका थे सैनिक थे। जैसे सैनिक, जैसे कोहली भी आए, वो भी सैनिक, दुर्ग सैनिक रहे, गडकरी भी दुर्ग सैनिक रहे। ऐसे सैनिकों के विद्रोह में, जो कि पूर्व सैनिक थे और इस समय सिविल हो चुके हैं, तो सिविल विद्रोह में उनका आता है। उनमें एक पाइका भी थे, 1817 के उड़ीसा गजपति शासकों के परंपरागत पैदल सैनिक थे, लगान मुक्त जमीनें प्राप्त करते थे, और खुर्दा के राजा का जो सेनापति थे जगबंधु विद्याधर, बख्शी जगबंधु विद्याधर, बख्शी सेनापति को बोलते हैं, तो बख्शी जगबंधु विद्याधर उनका नाम था। क्या नाम था? बख्शी जगबंधु विद्याधर। क्या? बख्शी जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, और मुकुंद देव और दीनाबंधु संतरा ये लोग भी महत्वपूर्ण नेता थे। मुकुंद देव और दीनाबंधु संतरा भी इसके महत्वपूर्ण नेता थे। फिर आते हैं वघेरा राइजिंग, 1818 से 20 तक वघेरा राइजिंग हुई। वघेरा कहाँ पे है? बड़ौदा। बड़ौदा के ओखा मंडल में वघेरा सरदारों द्वारा विद्रोह किया गया, उसको बोलते हैं वघेरा राइजिंग। ये बड़ौदा गुजरात से संबंधित है, तो ये वघेरा राइजिंग, वघेरा, बड़ौदा, बड़ौदा गुजरात, ठीक है, 1818-20 के पाइका रिवेलियन के बाद में। फिर इसी क्रम में आगे आता है अहोम रिवोल्ट। अब अहोम रिवोल्ट हम उसमें भी पढ़ सकते हैं, किसमें? आपका ट्राइबल मूवमेंट में भी, यहाँ भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें भूमि से संबंधित हैं, सिर्फ ट्राइब से रिलेटेड नहीं है। अहोम वहाँ के राजा थे, वो सिर्फ अब अभी आज के वो ट्राइब होंगे, लेकिन अपने अपने समय में वो उनका राज्य हुआ करता था, तो सिर्फ वो सिर्फ ट्राइबल क्या कहते हैं, संस्कृति के लिए वो विद्रोह नहीं किए थे, न ही बाहरियों के लिए विद्रोह किए थे, बल्कि ज़्यादा सामाजिक आर्थिक कारण थे, जिसके कारण वो, या सिविल सामाजिक आर्थिक कारणों के कारण विद्रोह करने के कारण वो सिविल रिवोल्ट के अंतर्गत आते हैं। ये असम में हुआ। तो गोमधर कुंवर, इसका एक नेता कौन था? गोमधर कुंवर, जो कि अहोम प्रिंस था। कौन था वो? गोमधर कुंवर एक अहोम प्रिंस था। और हुआ ये कि बर्मा युद्ध के बाद उत्तरी असम पर ब्रिटिश कब्जा हो गया। तो उत्तरी 24-25 के दौरान बर्मा युद्ध में उत्तरी असम पर ब्रिटिश कब्जा हो गया। अब अंग्रेजों और अहोमों के बॉर्डर मिल गए, तो वहाँ पे युद्ध संभावित था, क्योंकि अंग्रेज दबा रहे थे और अंदर, और अहोम उसको सह नहीं सकते थे, तो उसके संदर्भ में विद्रोह हुआ। और कौन महत्वपूर्ण नेता थे? धनंजय बोंगोहन, जयराम फूकन। फूकन वहाँ के सेनापति हुआ करते थे, तो जयराम फूकन, धनंजय बोंगोहन ऐसे महत्वपूर्ण नेता थे जो इससे जुड़े हुए थे। आगे आते हैं सूरत साल्ट एजिटेटर्स। तो अब गांधी जी के समय में ही साल्ट वाली बात नहीं थी। साल्ट हमेशा से मतलब जो नमक है या साल्ट है, हमेशा से हमारे खाने की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु, सबसे नहीं कह सकते, लेकिन जब से वो मिली तब से एक अनन्य, मतलब उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, ऐसी वस्तु है, तो वो होती ही होती है। तो गुजरात में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने उस पर टैक्स 50% मतलब दोगुना कर दिया, लगभग 50%, उसमें 50% की मतलब 50 पैसे से 100 पैसे कर दिया, मतलब दोगुना कर दिया, 7% की वृद्धि कर दी। इस पे भाई लोग नाराज हो गए वहाँ के, और नमक कर बढ़ाने पे इसी कारण साल्ट रिवोल्ट हो गया सूरत का। 1844 की बात हो रही है। फिर अब आगे आता है गडकरी रिवोल्ट 1844 का। ये महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण मैं बोल देता हूँ, क्योंकि जैसे जिनके प्रश्न ज़्यादा दिखते हैं वो महत्वपूर्ण हैं, जो अपने आप में कुछ इफेक्ट डालने में कामयाब रहे वो महत्वपूर्ण है, तो इस वजह से उनको महत्वपूर्ण बोलना पड़ता है। तो गडकरी रिवोल्ट महत्वपूर्ण वाले में है। तो ये गडकरी कौन हुआ करते थे? ये दुर्ग के सैनिक हुआ करते थे, जो किलों पे रहते थे, और इनको भी कर मुक्त भूमि मिलती, जैसे पाइकों को मिलती थी। सामानगढ़ और कोल्हापुर जैसे जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में इसका सेंटर था गडकरी रिवोल्ट का, और इसके नेता कौन थे? बाबाजी अहिरेकर इसके महत्वपूर्ण नेता हुए गडकरी विद्रोह के, ठीक है। फिर आता है रिवोल्ट ऑफ सावंतावाड़ी, रिवोल्ट ऑफ सावंतावाड़ी, माफ करिएगा, सावंतावाड़ी का विद्रोह है। ये लगभग उसके समानांतर ही है और गडकरी रिवोल्ट के, बस ये हुआ कि जो गडकरी रिवोल्ट है वो कम समय तक चला, और जो सावंतावाड़ी रिवोल्ट है मर्ज बाद में हो गया एक दूसरे के साथ और लंबे समय तक चलते रहे। इसको मराठा सरदार फोंड सावंत ने नेतृत्व दिया। किसको? रिवोल्ट ऑफ सावंतावाड़ी को नेतृत्व दिया फोंड सावंत नामक मराठा सरदार ने। इसके और नेता कौन थे? दजी लक्ष्मण और हर सावंत। ये भी वही सैनिक थे जो मराठा बेरोजगार सैनिक थे, ये भी वही थे कि उस समय वो मराठों के साथ काम करते थे, लेकिन अब बेरोजगार हो गए थे, तो क्या करें। फिर आते हैं हम लोग वहाबी मूवमेंट पे, जो 1830 से 1861 तक चला। अब सामाजिक आर्थिक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की हम लोग बात किए हैं, तो उसमें हम लोग वहाबी मूवमेंट की चर्चा किए हैं। अब फिर यहाँ भी एक बार देख लेते हैं कि ये अब्दुल वहाब वहाबी मूवमेंट के प्रवर्तक थे।
ये सऊदी अरब के थे, अब्दुल वहाब। और भारत में वहाबी मूवमेंट का जो मूवमेंट था, वहाबी आंदोलन था, उसके प्रवर्तक थे शाह वलीउल्लाह। तो इनकी शिक्षाओं को प्रचारित करना वहाबी मूवमेंट का काम था, वहाबी आंदोलन का काम था। सैयद अहमद बरेलवी इस समय 1830 से 61 वाला जो दौर है, इस दौरान सैयद अहमद बरेलवी ने इसकी कमान अपने हाथ में ली और पटना को केंद्र बनाया। जो शुरुआती केंद्र था वो पटना, और लास्ट में जो अंततः मतलब 61 तक आते आते जो केंद्र है वो पटना से शिफ्ट होके नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में चला गया। मतलब उत्तर पश्चिम बोले तो ये जो तुम्हारा अफगानिस्तान, मतलब आपका अफगानिस्तान वगैरह वाला इलाका है, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला इलाका है, नॉर्थ वेस्ट, उधर चला गया इसका केंद्र वहाबी आंदोलन का। और फराजी आंदोलन की आगे हम लोग चर्चा करेंगे, धार्मिक सुधार आंदोलन में भी कर चुके हैं। वो फराजी आंदोलन भी जब 51 में समाप्त हो गया तो उसके जो लोग थे, अनुयायी थे, वो वहाबी आंदोलन में जाके मिल गए। इसकी महत्वपूर्ण शिक्षाओं की चर्चा हम लोग वहीं कर चुके हैं, जैसे कि मतलब जो भी इस्लामी सुधार थे उसको करना, और ये पुनरुत्थानवादी भी था अपने एक सेंस में। तो मतलब ये जो वहाबी मूवमेंट था ने मतलब ये शुरुआत में जो था वो अपने धर्म सुधार के लिए शुरू हुआ, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद जब अंग्रेजों ने मुस्लिमों को उसका कारण समझा, 1857 की क्रांति के कारण, तब मतलब जो उससे बदला लेना शुरू कर दिया अंग्रेजों ने मुस्लिमों को, उनको जानबूझ के सरकारी नौकरी इत्यादि से मतलब इस तरीके का प्रयास रहा कि वो दूर रहें। तब ये आंदोलन अंग्रेजों की तरफ मुड़ गया और फिर अंग्रेजों ने इसका दमन करने का प्रयास किया अलग अलग तरीके से। बहुत सारे मुकदमे हैं जिनको हम एक तरीके से देख सकते हैं, देखिए किनारे दिख रहा है। मुकदमों की चर्चा की जाए, अम्बाला मुकदमा हुआ 1864 में, पटना मुकदमा 1865 में, मालदा मुकदमा 1870 में, और राजमहल मुकदमा 1870 में। ऐसे मुकदमे हैं। तो वहाबी मूवमेंट के बारे में हम लोग एक बार देख लिए। रायबरेली के थे सैयद अहमद बरेलवी, बरेली के बरेलवी नहीं थे, रायबरेली के बरेली से बरेलवी थे। फिर आता है कूका मूवमेंट। कूका मूवमेंट को और क्या बोलते हैं, पिछली बार हम लोग देखे हैं धार्मिक सुधार आंदोलन में। कूका मूवमेंट को हम लोग नामधारी सिख मूवमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, 1840 से 1872 के दौर में ये हुआ। पंजाब में एक धार्मिक सुधार आंदोलन था, ठीक है, जो भी कुरीतियाँ आ गई थी उसको दूर करने के लिए सिख धर्म में। तो नामधारी सिख आंदोलन सुधार हेतु भगत जवाहर मल सियान साहब, जिनको भगत जवाहर मल को सियान साहब बोलते थे, ये इन्होंने शुरू किया था। इनके बाद बालक सिंह आए, और 1872 के दौर में क्या हुआ कि लगभग 62 कुकाओं को पकड़ के तोप के नली के सामने बांध के, तोप के नाल के सामने बांध के उड़ा दिया गया। और उसी समय जो राम सिंह कूका, बाबा राम सिंह कूका थे, उनको रंगून निर्वासित कर दिया गया। इस तरह इस कूका मूवमेंट का दुखद अंत हुआ, क्योंकि वह धार्मिक सुधार से अंग्रेजों के विरोध की तरफ मुड़ गया था, तो अंग्रेजों ने उसका दर्दनाक अंत कर दिया। तो ये कूका मूवमेंट रहा। फिर अगर हम पीजेंट मूवमेंट की बात करें या किसान मूवमेंट की बात करें, तो रंगपुर या दिनाजपुर का किसान विद्रोह है, ये सबसे पहला किसान विद्रोह माना जाता है, रंगपुर या दिनाजपुर का। ठीक है, ये 1783 में हुआ। इसके प्रमुख नेता कौन थे, द्विजी नारायण। कौन थे, द्विजी नारायण। फिर आता है नारकेलबेरिया अपराइजिंग 1831 की। इसकी चर्चा हम लोग, टीटू मीर की चर्चा हम लोग सुधार आंदोलन में भी किए हैं। तो क्या था इसमें, सैयद टीटू मीर का असली नाम क्या था, टीटू मीर का सैयद मीर। सैयद मीर या टीटू मीर, इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम सशस्त्र किसान विद्रोह का नेतृत्व किया। प्रथम सशस्त्र किसान विद्रोह का नेतृत्व किया और इसको धार्मिक रंग दिया, और अंततः वहाबी में इसका विलय हो गया। किसका, नारकेलबेरिया अपराइजिंग का भी, टीटू मीर का, इसका भी अंततः वहाबी आंदोलन में विलय हो गया। एक और चीज़ है कि नारकेलबेरिया जो इलाका है पूर्वी बंगाल या पूर्वी बंगाल अभी का जो बांग्लादेश है उस इलाके में पड़ता है। तो वहाँ पे जो काश्तकार थे वो हिंदू हुआ करते थे, और जो जमींदार काश्तकार थे वो मुसलमान हुआ करते थे, और जो जमींदार थे वो हिंदू हुआ करते थे। तो इसने एक धार्मिक रंग भी पकड़ लिया था नारकेलबेरिया ने, कि हिंदू वर्सेस मुसलमान का भी यहाँ पे नैरेटिव आ गया था, जैसे मोपला विद्रोह में आ गया था। तो इसी तरीके से नारकेलबेरिया हुआ। उसके बाद पागलपंथी विद्रोह, काफ़ी नाम सुनते होंगे पागलपंथी विद्रोह का, और ये 1825 से 1835 तक चला। 1825 से 1835 तक ये मेमन सिंह डिस्ट्रिक्ट जो है बंगाल का, अभी बांग्लादेश में पड़ता है, मेमन सिंह जिला, उसमें हुआ। करम शाह पहले नेता हुए इसके, फिर करम शाह के बाद उनका पुत्र टीपू नेता हुआ इसका पागलपंथी विद्रोह का। यह जमींदारों के खिलाफ था, देख रहे हैं, नारकेलबेरिया भी देखिए वही था, और ये भी जमींदारों के खिलाफ था। और क्योंकि ये हिंसक आंदोलन था तो अंग्रेजों ने इसका बर्बरतापूर्वक दमन किया। ठीक है, फिर आते हैं कुछ महत्वपूर्ण विद्रोहों को
जो कि इसमें शामिल नहीं थे या अलग अलग जगह थे, उसको हम एक जगह करके उसको देख लेते हैं। जैसे कि नायक विद्रोह 1806 से 1816 तक लगभग 10 साल चला। ये मिदनापुर में था। और इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक। नायक जो कि रैयत थे, जैसे नायक से आप समझेंगे कि हो सकता है जमींदार हो, लेकिन जमींदार नहीं है, रैयत वो नायक कहते थे खुद को। तो मिदनापुर के जो रैयत थे, जो नायक कहते थे खुद को, उसमें नेतृत्व दिया अचल सिंह ने। और नायक विद्रोह हुआ 1806 से 1816 में। कित्तूर विद्रोह प्रसिद्ध है, रानी चेन्नम्मा, हम लोग नाम सुनते हैं बहुत ज़्यादा। कित्तूर विद्रोह से संबंधित है 1824 उत्तराधिकार के संदर्भ में। जैसे झांसी की रानी को उनको पुत्र जो गोद लिया हुआ पुत्र था उसको बनाने नहीं दिया गया, उसी तरह चेन्नम्मा के साथ पहले ही हो चुका था 1824 में कित्तूर में। तो जब अंग्रेज नहीं माने तो चेन्नम्मा ने विद्रोह कर दिया, लेकिन 1824 का था, लेकिन अंततः उनको मतलब अंग्रेज 20 पड़े। लेकिन 1824 के विद्रोह हुआ तो 1829 में दूसरा विद्रोह हो गया, जो कि रायप्पा के नेतृत्व में हुआ 1829 में। तो ये कित्तूर में 2 विद्रोह हुए, 1824 में, 1829 में। 24 वाला रानी चेन्नम्मा और 29 वाला रायप्पा। फिर अगला चलते हैं, रामोसी विद्रोह हुआ। रामोसी विद्रोह ये 1822 में और 1826 से 29 तक चला। रामोसी कौन थे? अब हम लोग क्या देख रहे हैं, पाइका देख रहे हैं, गडकरी देख रहे हैं, रामोसी देख रहे हैं। रामोसी भी मराठा युगीन पुलिस थे, क्योंकि मराठा साम्राज्य समाप्त हो गया मराठा मतलब तीसरे मराठा युद्ध के बाद। तो ये मराठा युगीन जो पुलिस थी वो बेरोजगार हो गई, उनकी जमीन जो थी जमीन जायदाद उस पर कर लगने लगा, तो ये भी विद्रोह कर दिए। तो 1822 ईस्वी में कित्तूर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ और 1826 से 29 में उमा जी के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। तो थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, इसको देख लीजिएगा। फिर आता है विशाखापत्तनम का विद्रोह। विशाखापत्तनम में का विद्रोह कई चरण में हुआ, एक श्रृंखला रही, सीरीज रही। कैसे देखा जाएगा तो 1793 से 96 में विजयराम राजे जमींदार था, इसने विद्रोह किया। इसी ने 1821 से 31 में भी किया। इसी ने नहीं मतलब इसी की जमींदारी ने उस दौर में विद्रोह किया। फिर 1830 में वीरभद्र राजे ने किया पेंशन को लेके, और 1832 से 34 में जगन्नाथ राजे ने किया उत्तराधिकार विवाद को लेके। अब इतना डिटेल में तो नहीं पूछेगा, लेकिन विजयराम राजे, वीरभद्र राजे, जगन्नाथ राजे, इनको हम लोग याद रखें तो ये विशाखापत्तनम विद्रोह से संबंधित थे, जो कि 1793, 96, 21, 31, 1830, 1832, 34 सब काफ़ी समय तक चला। ठीक है, तो इस तरह विशाखापत्तनम का विद्रोह देख लिया। फिर देखते हैं कुर्ग विद्रोह 1833-34 में। तो ये एक संगठित नागरिक विद्रोह था और अंग्रेजों के खिलाफ था, अंग्रेजों के कुर्ग पे कब्जे के खिलाफ था। लेकिन हुआ ये कि जो जनता थी वो तो अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हो गई थी, लेकिन जो राजा था उसी ने घुटने के लिए, राजा जनता का साथ नहीं दे पाया। अंततः 1834 में कुर्ग को ब्रिटिश राज में शामिल होना पड़ा। तो ये कुर्ग विद्रोह का दुखांत हुआ। ज़्यादातर विद्रोहों का दुखांत ही हुआ है। फिर आता है बुंदेला विद्रोह 1842-43 में। ठीक है, ये मालवाड़ी बंदोबस्त के विरुद्ध था बुंदेला विद्रोह। अब हम लोग जो भू राजस्व व्यवस्था देखेंगे पीवाईक्यू करते हुए, उसमें एक मैप देखा जाएगा, इसमें ये देखा जाएगा कि मालवाड़ी बंदोबस्त कहाँ था, रैयतवाड़ी कहाँ था, और स्थायी या परमानेंट सेटलमेंट कहाँ, परमानेंट जो सिस्टम था वो कहाँ कहाँ लाया गया भू राजस्व का। तो बुंदेला क्षेत्रों में, जो भी बुंदेलखंड का क्षेत्र है, उसमें मालवाड़ी बंदोबस्त के विरुद्ध हुआ था। सागर के 2 जमींदार जवाहर सिंह और मधुकर शाह इसके नेतृत्व करता थे। फिर आता है संभलपुर का विद्रोह। संबलपुर कहाँ है? संबलपुर है उड़ीसा में। तो संबलपुर उड़ीसा का विद्रोह था। 1833 में पहला विद्रोह हुआ, जो कि उत्तराधिकार के लिए हुआ। 1839 से 62 में सुरेंद्र शाही का विद्रोह चलता रहा। सुरेंद्र शाही का नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये 1839 से 62 तक विद्रोह का झंडा उठाए रहे, और ये 1857 में जब क्रांति हुई तो ये उस क्रांति के साथ भी अपने विद्रोह को चला दिए। मतलब 1857 की क्रांति में अगर ये पूछे कि संबलपुर के केंद्र पे नेतृत्व किसने प्रदान किया, तो सुरेंद्र शाही थे। ठीक है, फिर इसी क्रम में आगे आते हैं तो फराजी रिवोल्ट, यहाँ आते हैं। क्या आता है? फराजी रिवोल्ट या फराजी आंदोलन, फराजी विद्रोह 1838 से 1857 तक। ये भी लंबे मतलब अच्छे खासे लंबे लगभग 20 साल तक ये भी चलता रहा। हुआ ये कि पूर्वी बंगाल के फरीदपुर में तो फराजी जो सेक्ट है इसके प्रवर्तक थे हाजी शरीयतुल्लाह। हाजी शरीयतुल्लाह सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में हम लोग इसको भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो इस सेक्ट के फरीदपुर पूर्वी बंगाल में या अभी का जो बांग्लादेश है वहाँ प्रवर्तक थे हाजी शरीयतुल्लाह।
इनके पुत्र थे दूदू मियाँ। इन दोनों ने प्रवर्तन किया फराजी रिवोल्ट का, लेकिन अंततः 57 में जब क्रांति हो गई उसके बाद इसने वहाबी धारा में अपने को सम्मिलित कर लिया, इनका विलय हो गया। इसी तरह मोपला अपराइजिंग, तो एक हुई असहयोग आंदोलन के साथ मोपला अपराइजिंग, वो नहीं, उसके पहले 1836 से 1854 तक एक मोपला अपराइजिंग चली, सेम लगभग सेम डिमांड से या सेम समस्या के साथ। इसको भी ध्यान रखिएगा कि मोपला अपराइजिंग एक या मोपला विद्रोह 1836 से 1854 तक भी हो चुका था। अब आता है ट्राइबल रिवोल्ट। तो ट्राइबल रिवोल्ट में जो सबसे पहला है जिसके बारे में हम लोग देखेंगे वो है पहाड़िया विद्रोह या पहाड़िया रिवेलियन। और ये पहाड़ी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे ये है मैदान और ये है पहाड़, ठीक है। तो जो नीचे की तरफ रहते थे वो संथाल किसान हुआ करते थे, और जो पहाड़ी पे ऊपर की तरफ रहते थे उनको पहाड़िया बोलते थे। तो कोई संथाल है, चाहे बाकी जो जनजातियाँ नीचे रह रही हैं, और पहाड़िया पहाड़ पे रहते थे। इनके जीवन और कठिन था और ये ज़्यादा बर्बर हुआ करते थे। सामान और आखेटक, मुख्यतः आखेटक संग्राहक जीवन इनका था। कृषि भी करते थे लेकिन छोटे तौर पे करते थे। तो ये हो गया आपका पहाड़ियों का मतलब एक जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन कि पहाड़िया क्यों बोलते हैं उनको, तो इस वजह से पहाड़िया बोलते थे। तो लेकिन जब पहाड़ियों की ज़मीनों पे भी नीचे से कब्जा होने लगा, बाहरी लोग आने लगे या अंग्रेज़ों ने वहाँ तक अतिक्रमण कर दिया, तो इन्होंने विद्रोह कर दिया। और अपनी प्रवृत्ति से अब ज़्यादा बर्बर थे, तो अत्यधिक हिंसक विद्रोह किया रहा इनका। और इस वजह से जो अंग्रेज़ों ने इनका दमन किया वो भी बहुत ही बर्बरतापूर्वक दमन कर दिया, और ये समाप्त हो गया। 1778 का विद्रोह है पहाड़िया। फिर आता है चुआर अपराइजिंग। चुआर अपराइजिंग एक श्रृंखला में हुई, मतलब चुआर अपराइजिंग ऐसा नहीं हुआ कि एक बार किसी सन में हो गई तो हो गई। चुआर अपराइजिंग की एक श्रृंखला है, लेकिन चुआर शब्द को कुछ इतिहासकार मतलब सही नहीं मानते हैं, जैसे अपमानजनक मानते हैं। जैसे गुलाम वंश में गुलाम को अपमानजनक मानते हैं तो मामलुक बोला जाता है। उसी तरह चुआर अपराइजिंग को जंगल महल का विद्रोह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जंगल महल का विद्रोह। अब क्या है कि इसके एक जो महत्वपूर्ण नेता थे 1798 वाले विद्रोह के, इसमें विद्रोह कब से कब तक हुआ? 1766 से 72, 6 साल ये चला। फिर 1795 से 1816, लगभग दो बार में हम लोग पाते हैं। 1798 वाला विद्रोह था, उसमें दुर्जन सिंह इसके नेता थे, ये हमको पता चला। एक श्याम गंजम करके इसके नेता हुआ करते थे चुआर अपराइजिंग के। तो श्याम गंजम, कालीपाल, ये लोग 1766 से 72 वाले विद्रोह के नेता थे, श्याम गंजन और कालीपाल। और बीरभूम, जो बीरभूम जिला है, बांकुड़ा जिला, मेदिनीपुर जिला, इन जिलों में वो थे पूर्वी बंगाल के। बीरभूम, बांकुड़ा, मेदिनीपुर जिलों से ये संबंधित थे, ये जगह जो थी चुआर अपराइजिंग की। फिर आगे आते हैं कोल म्यूटिनी या कोल विद्रोह। तो 1831 का जो कोल विद्रोह है, यह जो छोटा नागपुर क्षेत्र है, जैसे रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, ये वाली जो जगह है, यहाँ पे बुद्धो भगत के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। किसका? कोलों का। बुद्धो भगत के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। किसका? कोलों का। और बाहरी हिंदुओं, सिखों, मुस्लिमों, मतलब जो भी बाहरी थे, उनके द्वारा जमीन का अधिग्रहण या साहूकारी व्यवस्था से शोषण, इन सब कारणों से कोलों ने विद्रोह किया था। नेता कौन थे? बुद्धो भगत। इसी तरह आगे आता है कि हो और मुंडा विद्रोह, हो एंड मुंडा अपराइजिंग। ये 1820-22 के दौरान भी हुई, 1831 से 37 के दौरान भी हुई, 1899 से 1900 के भी दौरान हुई। तो जो शुरुआती विद्रोह था 1820-22 वाला, 31-37 वाला, ये राजा परहत के नेतृत्व में हुआ। ये भी छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ। और बिरसा मुंडा जो थे वो 1899 से 1900 वाले विद्रोह का जो दौर था उसके नेता थे, और उसको उलगुलान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उलगुलान। ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है कि उलगुलान से कौन संबंधित है, या बिरसा मुंडा किस विद्रोह से संबंधित है? तो मुंडा विद्रोह नाम ही नहीं देगा, दे देगा उलगुलान, कोल, कोंड, संथाल। तो उलगुलान ध्यान रखना है। इसको ग्रेट ट्यूमुल्ट बोला जाता है। ग्रेट ट्यूमुल्ट। ग्रेट ट्यूमुल्ट का मतलब महान उपद्रव, चाहे इस तरीके से महान हंगामा। तो ग्रेट ट्यूमुल्ट उलगुलान को बोला जाता है, उलगुलान को ग्रेट ट्यूमुल्ट। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर आगे आते हैं संथाल रिवेलियन। संथाल रिवेलियन 1855 से
1856। ये राजमहल हिल क्षेत्र में हुआ, बिहार में। सिद्धू और कान्हू इसके महत्वपूर्ण नेता थे। और राजमहल हिल कहाँ है? भागलपुर एवं राजमहल के बीच का जो क्षेत्र था वो संथाल विद्रोह में स्वतंत्र हो गया। और वन ऑफ द ऐसा मतलब ये विद्रोह है जिसमें मतलब जो जो भी विद्रोही थे उनको कुछ सकारात्मक चीज प्राप्त हुई। सामान्य तौर पे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, अभी जो भी विद्रोह उसमें ये देख रहे हैं कि ज़्यादातर विद्रोहों का अंग्रेजों द्वारा बर्बर दमन कर दिया जा रहा है। लेकिन संथाल विद्रोह ऐसे विद्रोहों में था जिनमें मतलब जो भी इसके विद्रोही थे उनको कुछ सकारात्मक चीज़ें प्राप्त हुई, जैसे संथाल परगना बनाया गया ताकि जो बाहरी दीकुओं हैं, जो जिनके विरुद्ध विद्रोह हुआ था, संथाल विद्रोह, वो उनसे उनसे वो सुरक्षित रहें, इसके लिए संथाल परगना जिला बनाया गया। और सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था। कौन सा? संथाल विद्रोह। इसी क्रम में अगला आता है खोंड अपराइजिंग। खोंड अपराइजिंग 1837 से 1856। खोंड जो थे वो तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, इस पूरे एरिया में, ये जो नीचे से देखेंगे जो पूरा इलाका है, तो ये वाला जो इलाका है, तो यहाँ पे जो पहाड़ी क्षेत्र है इस पे खोंड पाए जाते हैं, उड़ीसा तक लगभग। तो इसका नेतृत्व किया था चक्र बिसोई ने इसका नेतृत्व किया था। और उड़ीसा में 1914 में फिर से स्वतंत्रता की चाह में एक बार फिर से विद्रोह, ये जो खोंड विद्रोह था, एक बार फिर ये भड़क गया था। फिर अगला आता है कोया रिवोल्ट। क्या बोलते हैं? कोया रिवोल्ट। ये 1803, 1840 से 1862, फिर 1879 से 80, लगभग 3 चरणों में हुआ। चरण या 3 इसकी सीरीज थी कि शुरुआत में हुआ, फिर 40 साल बाद हुआ, फिर 30 साल बाद हुआ। इस तरीके से कोया रिवोल्ट हुआ। तो कोया जनजाति कहाँ थी? कोया जनजाति ईस्टर्न गोदावरी, या जो हम लोग अभी मैप देखें हल्का सा, तो ये जो जा रहा है तो यहाँ गोदावरी नदी आके मिल रही है, तो ईस्टर्न गोदावरी जो आंध्रा का इलाका है उसमें कोया पाए जाते हैं, कोया जनजाति पाई जाती है, उसमें खोंड भी पाई जाती है। तो कोया के साथ खोंड जनजाति इत्यादि ने मिलकर कोया रिवोल्ट किया था। और इसके जो प्रमुख नेता थे वो टोम्मा सोरा और राजा अनंतय्यार और टोम्मा सोरा इसके महत्वपूर्ण नेता थे। फिर अगर अगले विद्रोह की चर्चा की जाए तो भील रिवोल्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भील रिवोल्ट इसलिए क्योंकि ये भी एक सीरीज ऑफ रिवोल्ट है, इसमें एक नहीं हुआ कि एक ही विद्रोह हुआ, ये भी सीरीज ऑफ रिवोल्ट हुआ। और अभी देखेंगे तो 1818 में पहला, जो अगर मान ली मिलाने के लिए आता है, तो अगर 1818 दिया रहे ना, तो सबसे पहला भील रिवोल्ट हुआ, वो हुआ 1818 में। उसके बाद 1826-28 में उदयपुर में हुआ, 1846 में भी हुआ। फिर 1857-58 की जो क्रांति थी उसके साथ भी भील रिवोल्ट ने खुद को एकाकार किया, तो उस समय भी रिवोल्ट हुआ था। इसी तरीके से 1881 में मेवाड़ में 1881 में मेवाड़ में भील रिवोल्ट हुआ था। तो कई चरणों में हुए, जिसमें 1881 महत्वपूर्ण है, 1826-28 महत्वपूर्ण है, 1818 महत्वपूर्ण है। और ये ध्यान रखना है कि जब भी जो 57 की क्रांति थी उसके साथ किसने, तो संबलपुर की हमने चर्चा की, सुरेंद्र साई, उन्होंने खुद को एकाकार किया था 1857 की क्रांति के साथ। उसी तरह भील था, वो भी किए थे। बहुत सारे जो रिवोल्ट वाले नेता थे उन्होंने इस समय जब भी 57 की क्रांति के साथ खुद को जोड़ लिया था। तो कोली अपराइजिंग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नीचे। कोली विद्रोह एक बार देख लेते हैं, आगे है। तो कोली विद्रोह, ये भी कोली विद्रोह सैनिक थे, 1844 से 48 के दौरान भी ये विद्रोह किए थे। अब देखते हैं 1824-25 के दौरान पश्चिमी घाट एवं कच्छ में इन्होंने विद्रोह किया। 1839 में पुणे के आसपास इन्होंने विद्रोह किया। प्रमुख नेता कौन थे कोली विद्रोह के? भाऊ सरे, चिमंजी यादव, नाना दरबारे, रघु भंगरिया, नाना दरबारे, चिमंजी यादव और भाऊ सरे कोली विद्रोह के प्रमुख नेता थे। 24-25 में पश्चिमी घाट एवं कच्छ में, 1839 में पुणे के आसपास इन्होंने विद्रोह किया। और फिर 44-48 में भी इन्होंने विद्रोह किया था। तो ये डेट एक बार देख लीजिएगा कि कब कब इन्होंने विद्रोह किया था। फिर आते हैं खासी अपराइजिंग 1829 से 33। अक्सर 1829 डेट आती है खासी अपराइजिंग की, 1829 डेट आती है। तो हिली रीजन बिटवीन गारो एंड जयंतिया, बेसिकली गारो, इस जो खासी अपराइजिंग थी इसमें गारो, खासी, जयंतिया, सिलहट इत्यादि के क्षेत्र भी शामिल थे। और हुआ ये था कि उस क्षेत्र में, ब्रह्मपुत्र की घाटी क्षेत्र में, अंग्रेज बनाना चाहते थे रोड। तो रोड बनाने के लिए या सड़क बनाने के लिए बाहरी लोगों, जैसे बंगाल से, बिहार से, ऐसे लोगों को उठा के ले आए ताकि मजदूरी करा के रोड बनाया जा सके। तो इन लोगों से बाहरी लोगों को वापस भेजने के लिए EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी लाई थी।
को सड़क बनाने के लिए जो लाई थी, तो टीआईसी के विरुद्ध और बाहरी लोगों के विरुद्ध ये विरोध हुआ, ये विद्रोह हुआ, खासी अपराइजिंग। और इसके नेता कौन थे? तीरथ सिंह। महत्वपूर्ण नेता कौन थे इसके? तीरथ सिंह। ठीक है। इसी क्रम में रामोसी के बारे में हम लोग चर्चा किए थे कि रामोसी जो है मराठा योगिन पुलिस थी। 1822 में चित्तूर सिंह के नेतृत्व में विरोध किया, 1826-29 में उमाजी के नेतृत्व में। ठीक है। फिर अगला आता है सिंगफौज रिवेलियन। ये सिंगफौज कहाँ के थे? ये भी जनजाति है असम की। तो असम बर्मा के बॉर्डर के पास रहती है सिंगफौज जनजाति। तो विद्रोहों की भी श्रृंखला है। 1830-31, 1839। 1839 में क्या हुआ कि ब्रिटिश रेजिडेंट की हत्या कर दी सिंगफौज ने। फिर 1843 निरांग फिदू के नेता के 1843 में निरांग फिदू नामक नेता के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण विद्रोहों को और देख लेते हैं जो इसमें सम्मिलित नहीं थे, जो हमने देखा इसमें सम्मिलित नहीं थे, उनको ऐसे देख लिया जाए कि कौन से जनजाति विद्रोह और है। तो कुकी विद्रोह, मणिपुर अभी कुकी और मैती जो जनजातियों के बीच में जो समस्या है उसकी वजह से मणिपुर एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस तरह बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मतलब टॉपिक एग्जाम पॉइंट से महत्वपूर्ण हो जाता है इसी वजह से भी। तो कुकी विद्रोह 1817 से 1917 से 1919 के दौर में हुआ। ये एंग्लो कुकी वार को एंग्लो कुकी वार भी बोलते हैं। ठीक है। और कुकी विद्रोह का एक और नाम है जौगाल। जौगाल मतलब उसकी स्थानीय भाषा में उसको जौगाल बोलते हैं। ठीक है। वर्ल्ड वार हुआ क्या था कि वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान 14 से 18 वर्ल्ड वार फर्स्ट चल रहा है। इस दौरान पे जो कुकियों थी उनकी भर्ती की जा रही थी ब्रिटिशर्स द्वारा जबरन मजदूर की तरह उनको ले जाया जा रहा था। कर बोझ से दबे हुए थे और ब्रिटिश कंट्रोल उनको अपनी संस्कृति का पालन करने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता नहीं मिल रही थी। इसीलिए कुकियों ने मणिपुर के कुकियों ने विद्रोह कर दिया। 17 से 19 तक उनकी लड़ाई चली। और कुकी विद्रोह के बाद हम देखते हैं जेलियांग सांग, क्योंकि ये दोनों रिलेटेड है। ये भी मणिपुर का विद्रोह है 1920 के दशक में। वह ये था कि जब कुकी विद्रोह कर रहे थे तो जेलियांग सांग जैसे जो जनजातियाँ थी, जेमी जनजाति, लियांगमेई जनजाति, जेमी जनजाति, रंगमेई जनजाति इत्यादि ने मिलकर जेलियांग सांग विद्रोह कर दिया कि अंग्रेज जो हैं वो कुकियों से इनकी रक्षा नहीं कर पाए। इस वजह से इन्होंने विद्रोह कर दिया 1920 के दशक में। तो ये देखिए दोनों रिलेटेड हैं, कुकी विद्रोह और जेलियांगसांग विद्रोह एक दूसरे से संबंधित हैं इस वजह से। इसी क्रम में त्रिपुरा में भी विद्रोहों का एक सिलसिला चला है, एक सीरीज चली। उसमें देखा जाए तो 1863 में परीक्षित जमातिया के नेतृत्व में विद्रोह हुआ 1863 में। और मुख्य कारण उनके पीछे लगभग सेम रहा, बाहरी लोगों का बसना, क्रियकर हाउस टैक्स बढ़ाना इत्यादि कारणों से। फिर 1920 के दशक में त्रिपुरा में विद्रोह हुआ भारती सिंह के नेतृत्व में। और 1942-43 में जो कि जब वर्ल्ड वार चल रहा था तब रत्नामणि के नेतृत्व में विद्रोह हुआ त्रिपुरा में। तो त्रिपुरा में भी 3 चरण में विद्रोह देखने को मिलता है। 1863, फिर 1920 के दशक में और फिर 42-43 में अलग अलग नेताओं के नेतृत्व में, जो कि इसमें देखा जा सकता है। फिर आता है नागा आंदोलन। 1905 से 1931 तक मणिपुर में नागा आंदोलन चला। इसके जो नेता थे जदोनांग थे। नेता का नाम क्या? जदोनांग। बाद में रानी जो गैडिनल्यू थी, रानी की उपाधि तो जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। किसने दी थी? जो गैडिनल्यू को रानी की उपाधि दी थी जवाहरलाल नेहरू ने। उससे पहले उनका नाम साधारण गैडिनल्यू था। तो सबसे पहले जदोनांग ने नेतृत्व दिया, उसके बाद में गैडिनल्यू ने। और एक नागा आंदोलन के बाद आता है हरका संप्रदाय, जो कि 1930 के दशक में होता है मणिपुर में ही। इसकी जो कर्ता थी वो रानी गैडिनल्यू थी। और बाद में हरका संप्रदाय ने काबुई नागा संगठन बनाया 1946 में। काबुई नागा संगठन 1946 में। फैक्चुअल ही है, देख लीजिएगा एक बार, कोई मतलब समझाने वाली चीज़ नहीं फिलहाल में। एक और विद्रोह का नाम है मिश्मी, छोटा विद्रोह है मिश्मी, 1836 में। कभी पूछ सकता है इसलिए लिख दिया गया इसमें, एक बार देख लीजिएगा। फिर आता है खरवार विद्रोह। कौन सा है? खरवार विद्रोह या सफाहोर विद्रोह बोलते हैं। ये महत्वपूर्ण है, खरवार या सफाहोर विद्रोह 1868 के दौर में। ये भागीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में? भागीरथ मांझी के नेतृत्व में, बिहार और छोटा नागपुर दोनों क्षेत्रों में। तो शुरुआत में क्या था कि ये एकेश्वरवाद और समाज सुधार से संबंधित था।
ज़्यादातर समाज सुधार आंदोलन में आप देखेंगे कि इसमें एक चीज़ अंडरटोन कायम है, वो है कि एकेश्वरवादी या समाज सुधार, ये ज़्यादातर सुधार आंदोलनों की एक अंडरटोन है। तो वैसे भी खरवार विद्रोह जो था, जिसको सफाहोर विद्रोह भी बोलते हैं, इसकी भी जो अंडरटोन थी वो यही थी कि एकेश्वरवाद और समाज सुधार। लेकिन बाद में राजस्व बंदोबस्त के खिलाफ संघर्ष में बदल गया और खरवार विद्रोह 1868 का एक कारण बना। फिर अगर अगले विद्रोह की चर्चा की जाए, सिपाही म्यूटनीज या जो मिलिट्री अपराइजिंग है, उनको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। लास्ट में एक बार देख लेंगे क्रम, क्योंकि क्रम ही है, उसमें बहुत कुछ बताने के लिए नहीं है कि बहुत कुछ बस एक नहीं याद करने के लिए। उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है कि वेल्लोर की म्यूटनी देखी ली जा रही 1806 में, ठीक है। लेकिन 1806 में वेल्लोर म्यूटनी से पहले सबसे पहले जो सिपाहियों ने विद्रोह किया था वो 1764 में बंगाल में किया था। 1764 में बंगाल में किया था सिपाहियों का जो विद्रोह है सबसे पहले। फिर हुआ वेल्लोर में 1806 में, और फिर आपकी 47वीं नेटिव इन्फेंट्री ने की थी 1824 में। फिर रिवोल्ट ऑफ ग्रेनेडियर कंपनी 1825 में असम में। फिर सोलापुर में विद्रोह हुआ 1833 में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्या होगा, सोलापुर वाला देख लीजिएगा, वेल्लोर वाला देख सकते हैं, 1764 बंगाल में सिपाहियों का विद्रोह देख सकते हैं। और अब ये 34 नेटिव इन्फेंट्री ने 44 में किया, 22 नेटिव इन्फेंट्री ने 49 में किया 1849 में, 65वीं नेटिव इन्फेंट्री ने 1850 में किया, 37वीं ने 52 में किया। तो मेरे हिसाब से इतना याद करना कठिन है, न याद करिए, बेहतर है, जो होगा देखा जाएगा। फिर आते हैं अगले एक महत्वपूर्ण कुछ विद्रोह हैं जो इसमें ज़्यादातर विद्रोह ऐसे हुए कि जो 1857 की क्रांति के बाद हुए, ठीक है। तो इसको तेज़ी से हम लोग देख लेते हैं। फिर 1857 की क्रांति को भी ऐसे एक बार स्कैन कर लेंगे कि महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन थे, उसके नेता कौन थे, और जो उसको समाप्त करने के लिए आए या अंग्रेज जो उसको टैकल करने के लिए आए वो कौन कौन से अंग्रेज कमांडर थे। तो अगर इसमें बस्तर विद्रोह देखा जाए जो कि 1910 का था, कब का है, 1910 का, ये जगदलपुर इसका केंद्र था और बस्तर के राजा का नेतृत्व था। नए सामंती एवं वन अधिनियमों के विरोध में इसका इस बस्तर विद्रोह ने जन्म लिया। नए सामंती एवं वन अधिनियमों के विरोध में बस्तर विद्रोह ने जन्म लिया। फिर अगला विद्रोह कौन सा आता है, ये बल्कि विद्रोह नहीं है, ताना भगत आंदोलन है, ये विद्रोह नहीं है। 14 से 15 जो ताना भगतों का है, ताना भगतों का ये आंदोलन है। ये हिंसक नहीं था, ये सामान्य तौर पे अहिंसक आंदोलन था, तो इस वजह से ये और खास है, इस पर ध्यान देना है। यह भी दीगों के हस्तक्षेप के विरुद्ध था। अगर मेंस में आ जाता है किसी भी ट्राइबल विद्रोह से रिलेटेड, तो आप ये तो बाहरी लोगों का सिस्टम तो डाल ही सकते हैं, बाहरी लोगों वाला सिस्टम एकदम मस्ट। और दूसरा वन अधिकारों वाली भी बात कर सकते हैं, दो चीज़ें तो मतलब होनी है। तो दीखों के हस्तक्षेप के विरुद्ध था, शांतिपूर्ण आंदोलन था। जतरा भगत एवं बलराम भगत, जतरा एवं बलराम भगत का नेतृत्व था ताना भगत आंदोलन में। और मुंडा और ओरांव जनजातियों द्वारा ये विद्रोह मतलब यह आंदोलन किया गया था। मुंडा और ओरांव जनजाति इसमें शामिल थी। और इसने एक इस बात पे भरोसा करता है ताना भगत आंदोलन कि जनजातियों की रक्षा के लिए ईश्वर का एक अवतार पैदा होगा। क्या, जनजातियों की रक्षा के लिए ईश्वर का एक अवतार पैदा होगा। फिर आते हैं इसी क्रम में प्रथम रंपा विद्रोह, ये होगा विशाखापट्टनम आंध्रा के क्षेत्र में। प्रथम रंपा विद्रोह 1879 में है। यह विशाखापट्टनम की पहाड़ी जनजातियों द्वारा किया गया। वह ये था कि ताड़ी बनाने को अवैध करार दे दिया था अंग्रेजों ने। तो इस बात पे चूंकि उनका पारंपरिक काम था, विशाखापट्टनम की जनजातियाँ थी, उनका पारंपरिक काम था रंपा क्षेत्र की, कि ताड़ी बनाना और ताड़ी पीना दोनों चीज़ें। तो इसको उस पर वाई हर्ट हो गई और उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो अंग्रेजों ने बर्बर दमन किया और बड़ी संख्या में लोगों को उठा के वहीं से शिप पे बैठा के पहुंचा दिया अंडमान कि वहीं रहो जाके। तो ये कांड किया था प्रथम रंपा विद्रोह के दौरान 1879। और अगला है रंपा विद्रोह जो कि द्वितीय रंपा विद्रोह कहलाता है, 1922 से 24 वाला, जिसके नेता थे अल्लूरी सीताराम राजू। इसकी एक मूवी भी आई है हाल में, जिसके गाने को मिला है, कौन सा पुरस्कार मिला यार, गोल्डन ग्लोब नहीं, कौन सा पुरस्कार मिला है, ऑस्कर मिला है। और मूवी कौन सी थी, नहीं गाने का नाम नाटू नाटू, मूवी कौन सी थी, मूवी जो भी थी नाटू नाटू गाने का नाम था, खैर छोड़ो, ऑस्कर मिला है। तो अल्लूरी सीताराम राजू वही हैं। हुआ ये था कि जो सेम चीज़ें कि झूम कृषि चराई संबंधित अधिकारों पर रोक हो गई,
ठीक है, वन अधिकारों पर। अभी क्या है, जूम, कृषि और चराई जो संबंधी अधिकार हैं, ये तो उनके वन अधिकार हैं, वो यूज करते थे, तो उस पर रोक लग गई। साहूकारों द्वारा शोषण हो रहा था, इस पे हो गया, और वन अधिकारों पर प्रतिबंध लग गया। तात्कालिक कारण क्या था रंपा विद्रोह का, कि गुडेम का जो अलोकप्रिय तहसीलदार था, उसका नाम था बास्टियन। उसने वो कांड कर रहा था, कुछ कर रहा था, जैसे लोगों को प्रताड़ित करना, कुछ लोगों का शगल होता है, कुछ अधिकारियों का, स्पेशली वो अंग्रेजों का राज था, और बास्टियन वो मतलब कुछ लोग, उस प्रवृत्ति ऐसी होती है, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो 22 से 24 तक विद्रोह चला, और तब तक लगभग 2 साल तक जो अंग्रेज सेना थी, ब्रिटिश सेना थी, वो उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई। धीरे धीरे ऐसे ही लोकप्रियता उनकी हो गई, और इस तरीके से उनके आगे पीछे कहानियाँ बुनी जाने लगी कि जैसे सीताराम राजू हवा में उड़ते हैं और गोलियां उनका कुछ कर नहीं पाएंगी, इस तरह की चीज़ें। तो जब 6 मई 1924 को राजू गिरफ्तार किए गए, तो जैसे आजकल नहीं होता है कि भागने का प्रयास कर रहा है, पुलिस ने गोली मार दी, पैर में गोली लग गई है सटीकता से, उनको भी भागने के प्रयास करते हुए गोली मार दी गई थी। उसके बाद सार्वजनिक तौर पे ब्रिटिशर्स ये काम करते थे कि अगर किसी ऐसे दूर दराज के क्षेत्र में कुछ हो रहा है, तो वहाँ सिर्फ उसके नेताओं को मारते नहीं थे, उसकी सार्वजनिक तौर पे टांगते भी थे कि आप आइए और देखिए, जब ये आप करेंगे तो ये किया जाए आपके साथ। तो इस तरीके से रंपा विद्रोह समाप्त हो गया, दुखद अंत हुआ उसका। फिर आते हैं नील विद्रोह के बारे में, जो कि 1859 से 60 के दौर में हुआ। ये ज़्यादातर लोग जानते होंगे, यही नील विद्रोह बंगाल का नील विद्रोह है। इसके बाद चंपारण का जो नील विद्रोह था, वो चंपारण आंदोलन में आया था, नीलहे लोगों के खिलाफ, और इसमें भी अंग्रेजों के खिलाफ था, जो कि नीलहे थे। तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में हुआ था, और द बंगाली नामक एक पेपर था, और मतलब इसमें इसको हम डिटेल में लोग देखेंगे समाचार पत्रों के दौरान। द बंगाली किसका है, द बंगाली में इसकी कवरेज थी, नील विद्रोह की कवरेज हो रही थी। और ये पहला विद्रोह गोविंदपुर गांव से, जो पहला नील विद्रोह था वो गोविंदपुर गांव से हुआ। और दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नाटक नाटक यहाँ लिखा जा सकता है, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नाटक में इसका उल्लेख किया है, ठीक है। और 1860 में नील कमीशन, जैसे ये भी एक तरीके से सफल आंदोलन कह सकते हैं कि इसके बाद 1860 में नील कमीशन बना, जो कि इनकी जो भी दिक्कतें थी उसको टैकल करने के लिए प्रयास किया। 1860 में बने नील कमीशन ने। दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास, नाम याद रखिए। फिर आता है पावना विद्रोह या पावना रिवोल्ट। ये भी कुछ सफल ऑपरेशनों, मतलब सफल आंदोलनों में है पावना भी। ये 1873 से 1885 तक चलता रहा। यह काश्तकारों द्वारा जो प्रेरित आंदोलन था, और ये जमींदारों के भ्रष्टाचार, शोषण एवं अवैध वसूलियों के विरुद्ध था। जैसे क्या होता था उस दौर में, जमींदार को कुछ जो कर हैं, कुछ परसेंटेज आप कर वो सरकार को, या कहा जाता है कि 11 में 10/11 भाग सरकार को देना होता है, लेकिन उसके ऊपर से बहुत सारे कर जमींदार लेते थे। जैसे कि अगर आप झोपड़ी डाल रहे हैं, अपनी झोपड़ी, उसका भी कर लगता था। आप गाय ला के अपने द्वार पे बांधे हैं, तो उसका भी कर लगता था। मतलब ऐसे हर छोटे, शादी कर रहे हैं उसका भी कर दीजिए, लगभग हर चीज़ पे कर अब वाह मतलब वो लगते थे। तो उसमें जैसे किसी कम, किसी का ज़्यादा, कोई तेल लगा रहा जमींदार साहब को तो उसका छोड़ दिए, तो इस टाइप की चीज़ें थी। तो बड़े पैमाने पे जब काश्तकार एकदम से परेशान हो गए, या कहते हैं कि आज ही जा गए, तो उन्होंने विद्रोह किया और ज़मीन पे दावा किया। जैसे ज़मींदारों का क्या है कि ज़मीन हमारी, काश्तकार आवाज़ उठाए या कुछ उल्टा बोले तो ज़मीन हम आपसे ले लेंगे, दूसरे को दे देंगे। तो काश्तकारों ने जो दावा किया वो ये किया कि ज़मीन हमारी, मतलब एक तरीके से, और बोला कि हम तुम्हारी रैयत नहीं, हम इंग्लैंड की महारानी की रैयत है। तो पावना रिवोल्ट की जो खास बात थी कि इसमें अंग्रेज विरोधी तत्व नहीं था, इसमें जमींदार विरोधी तत्व था। ये अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं था, क्योंकि उनका स्टेटमेंट है कि हम इंग्लैंड की महारानी की रैयत हैं और सिर्फ उनकी रैयत है। तो पावना रिवोल्ट की एक खासियत थी, और इसका परिणाम क्या हुआ, ये बंगाल टेनेंसी एक्ट के तौर पे 1885 में पारित हुआ, जिसमें काश्तकारों को भी काश्तकारी अधिकार दिए गए कि आसानी से जमींदार को जब चाहे लात मार के निकाल न दे, ठीक है। और इसमें एक अमृत बाजार पत्रिका के नाम हम लोग सुनते हैं, रातों रात वर्नाकुलर एक्ट लगने के बाद जिसने अपनी भाषा अंग्रेजी कर ली थी। इसकी जो अंडरटोन थी, इसकी जो खासियत थी, क्योंकि पैसा इसको भूस्वामियों से मिलता था, तो इसने पावना रिवोल्ट का विरोध किया अपने मतलब जो भी राइटिंग्स हैं उसमें। और इसके जो नेता थे पावना रिवोल्ट के, केशव चंद्र सेन, शंभुनाथ पाल, ऐसे इसके नेता थे। और इसका जो समर्थन किया पावना रिवोल्ट का, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आरसी दत्त, इंडियन
इंडियन एसोसिएशन में कौन कौन शामिल है, हम लोग कांग्रेस की पूर्व संस्थाएं जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे इंडियन एसोसिएशन में कौन कौन शामिल है। फिर ये आंदोलन जो था पाबना रिवोल्ट का वो हिंसक नहीं था और कानूनी दांव पेचों से युक्त था। मतलब कोर्ट में जाके ये काश्तकार कोर्ट में गए, बड़े काश्तकार, हमेशा छोटे काश्तकार नहीं, काश्तकार भी बड़े होते थे। ऐसा नहीं कि सारे काश्तकार एकदम छोटे हैं कि 1 बीघा खेत जोत रहे हैं, नहीं, बड़े काश्तकार भी होते थे और सब मिल के उन्होंने गुट बनाया और बाकायदा कोर्ट में जाके लड़ाई लड़ी और उसको जीता भी। तो पाबना रिवोल्ट इस वजह से महत्वपूर्ण है। फिर आता है दक्कन दंगे या डेक्कन राइट्स, 1875 में हुए। यह मारवाड़ी गुजराती साहूकारों के शोषण के विरुद्ध थे। अमेरिकी जैसे हुआ ये कि अमेरिकी गृहयुद्ध चल रहा था, तो उस समय दक्षिण भारत में कपास होती थी, तो अमेरिकी गृहयुद्ध के कारण जो कपास अमेरिका से आती थी वो बंद हो गई ब्रिटेन में। तो उसकी जो डिमांड थी वो महाराष्ट्र से पूरी की जाने लगी, महाराष्ट्र गुजरात जो रीजन उस रीजन से पूरी की जाने लगी बड़े पैमाने पे। तब तक गुजरात से बड़े पैमाने पे जो मारवाड़ी साहूकार थे, गुजराती साहूकार थे, वो आए, वो तकावी देते थे, ऋण देते थे और जो किसान थे महाराष्ट्र के ज़बरदस्त प्रोडक्शन करते थे और प्रोडक्शन जितना होता था उतनी बिक्री होती थी ऊँचे-ऊँचे दामों पे। तो जल्दी-जल्दी किसान मतलब आगे क्या कहते हैं उसको मतलब संपन्न होते गए। लेकिन तब तक सरकार देख ली, वो क्या किया कि उन्होंने कहा अरे ये तो संपन्न हो रहे हैं। तब तक 1867 है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में 1867 में आके उन्होंने बोला कि बहुत कमा रहे हो, तो ये नया बंदोबस्त है। तो उसमें नए बंदोबस्त, नए भू राजस्व व्यवस्था लाके, नई बंदोबस्त लाके रेट बढ़ा दिया कि कमा इतना रहे हो तो दो भी। तो वो जब कमाने लगे तो देने लगे। लेकिन क्या हुआ 75 तक आते-आते जो अमेरिकी गृहयुद्ध था समाप्त हो गया। तो अमेरिका से जो कपास की सप्लाई थी वो फिर शुरू हो गई। तो भारत से जो कपास की सप्लाई थी वो कम हो गई, रेट गिर गया। यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, रेट है ही नहीं, किसान परेशान। किसान को दोहरा तनाव किस चीज़ का, उत्पादन बढ़ा दिए हैं। कैसे टमाटर लोग फेंक देते हैं सड़क पे, दूध फेंक देते हैं सड़क पे, प्याज फेंक देते हैं सड़क पे किसान। ऐसा नहीं किसान पागल है, कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि खेत से जो बाज़ार है, वहाँ तक ले जाने की जो लागत है, वो ज़्यादा हो जाती है बाज़ार में मिले दाम से। तो वहीं फेंक देते हैं कि इससे बढ़िया तो इसको फेंक दिया जाए। तो ये कारण कुछ हो गया, तो इस वजह से काफ़ी तनाव हो गया और इसका गुस्सा निकला जो साहूकार थे, गुजराती मारवाड़ी, उन पे निकला और जो भी अंग्रेजी प्रतीक थे उस पे भी हमले हुए। तो अंततः क्या हुआ कि 1800 दक्कन उपद्रव समिति बनी एक, ठीक है? और 1879 में दक्कन कृषि राहत अधिनियम लाया गया। तो लगभग हम देख रहे हैं कि दक्कन दंगे, पावना विद्रोह, नील विद्रोह, ये कुछ ऐसे विद्रोह रहे जो सफल माने जा सकते हैं क्योंकि इनकी एक सकारात्मक परिणति हुई। तो हम लोगों ने विद्रोहों की श्रृंखला को एक तरीके से समाप्त कर दिया है। विद्रोहों को हमने देख लिया है ढंग से लगभग सारे। अब हम लोग जो अभी देखेंगे वो है कि 1857 का जो विद्रोह था, उसमें हम लोग देखेंगे उसके क्षेत्र कौन-कौन थे। ये रहा मैप, इसमें देखेंगे क्षेत्र कौन-कौन थे और महत्वपूर्ण क्षेत्रों के नेता कौन-कौन थे। तो इसको मैं बोलना चाहूँगा, लिखित में मतलब लिख के प्रोवाइड करना उचित नहीं है, बिना मतलब के समय बढ़ेगा। तो आप क्षेत्र इस अगर मैप में देखेंगे तो आरा, आजमगढ़, आरा के साथ दीनापुर भी था। तो आरा, दीनापुर दोनों, आरा, आजमगढ़, लखनऊ, कानपुर, झांसी, इलाहाबाद, बनारस, ग्वालियर, आगरा, मथुरा, बरेली, मेरठ, सहारनपुर, दिल्ली, अम्बाला, जालंधर, ठीक है? ये सारे जो इलाके हैं इसमें हुआ। मऊ वगैरह में भी विद्रोह छोटे-मोटे देखे गए। संबलपुर में बोला था, कटक के जो संबलपुर का इलाका है उड़ीसा में, वहाँ भी हुए और भी उसकी थोड़ी-थोड़ी मतलब आवाज़ कहीं न कहीं से देखी जा सकती थी। ये इलाके थे विद्रोह के। अगर कलकत्ता साइड में देखा जाए तो जो बैरकपुर है, वो इसी जहाँ मंगल पांडे ने मतलब उससे पहले जो गोली चलाई थी, वो उस समय की बात है। अब देखते हैं दिल्ली के महत्वपूर्ण नेता कौन थे। तो दिल्ली के जो क्षेत्र है इसमें थे, दिल्ली में जनरल बख्त खान थे, उद्यमी राम थे, सेठ रामजी दास गुड़वाला थे। छोटी-छोटी सॉरी, क्या है कि जो जनरल बख्त खान थे, यह औपचारिक रूप से 1857 का जो रिवोल्ट था उसके नेता थे बहादुर शाह जफर। लेकिन जो कार्यकारी शक्ति थी वो जनरल बख्त खान के हाथ में थी। तो ये वो हो गए। दूसरे थे उद्यमी राम। उद्यमी राम कौन था कि ये जाट नेता थे लोकल लेवल पे। इन्होंने लोकल लेवल पे जाटों का गुट बना के इन्होंने जो अंग्रेजी
जो भी कर्मचारी थे या अंग्रेजी सैनिक आ जा रहे थे उन पे हमले शुरू किए। तो उद्यमी राम वो हो गए। सेठ रामजी दास गुड़वाला, गुड़वाला क्यों? ये सेठ थे चांदनी चौक में, और ये इन्होंने फंड किया 1857 की क्रांति के विरोधियों को, इस वजह से इनको भी मारा गया था। तो सेठ रामजी दास गुड़वाला थे, ऐसे महत्वपूर्ण नेता दिल्ली के हो गए। अब फिर आते हैं हम लोग कानपुर क्षेत्र में। तो कानपुर क्षेत्र में हम लोग को पता है कौन था? नाना साहब। नाना साहब जो पेशवा थे, बाजीराव द्वितीय कहा जाता था। तो नाना साहब जो थे वो कानपुर क्षेत्र के थे। इसी क्रम में लखनऊ में बेगम हजरत महल थी। यहीं पे फैजाबाद साइड में कौन थे? फैजाबाद में कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद में कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला। हम आरा की बात किए हैं। आरा के पास दीनापुर था। दीनापुर में सैनिक विद्रोह का नेतृत्व, दीनापुर में भी सैनिक थे, वहाँ के भी सैनिक विद्रोह का नेतृत्व कौन किया? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह के साथ उनके, कुंवर सिंह जब मृत्यु को प्राप्त हुए उसके बाद उनके भाई, अब छोटे भाई अमर सिंह ने किया। पटना में किया। पटना में जो विद्रोह का नेतृत्व था किसने किया? पीर अली ने। पी से पटना, पी से पीर अली किया। बरेली में खान बहादुर ने किया। बरेली में खान बहादुर ने किया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, उसमें बताने वाली कोई बात है नहीं। फैजाबाद बता ही चुके हैं। फिर आते हैं बनारस इलाहाबाद, ये इलाका, इस इलाके में किसने किया? लियाकत खान ने, लियाकत अली। लियाकत अली ने बनारस इलाहाबाद के इलाके में किया। तात्या टोपे ग्वालियर में थे ही। ग्वालियर में कौन था? तात्या टोपे। तात्या टोपे की बात एक और जोड़ दी जाए, शुरुआत में ग्वालियर में थे, लेकिन जब कानपुर का पतन हो गया, या कानपुर जब नाना साहब निकल गए वहाँ से, रातों रात गायब हो गया था नाना साहब, लड़े नहीं थे, वहाँ से निकल गए थे। तो उसके बाद कानपुर में जाके तात्या टोपे ने कमान संभाली थी, तो तात्या टोपे हो गए ग्वालियर वाले। गोरखपुर जैसे क्षेत्र हम लोग का जो था, यहाँ से गजाधर सिंह थे। मेरठ में, मेरठ में कौन था? राव कदम सिंह। मेरठ में कौन था? राव कदम सिंह। मथुरा में थे, मथुरा में देवी सिंह थे। हरियाणा या रेवाड़ी का जो गुड़गांव का क्षेत्र है, साउथ दिल्ली के जो नीचे पड़ता है, साउथ में पड़ता है, गुड़गांव रेवाड़ी के क्षेत्र में को बोलते हैं राव तुलाराम। गुड़गांव रेवाड़ी का जो दिल्ली का यहाँ वाला क्षेत्र है, राव तुलाराम यहाँ हुआ करते थे। बागपत में शाह हमल हुए। बागपत में कौन हुआ? शाह हमल। अपने क्षेत्र को ज़्यादा डिटेल में करने का पर्पज़ यही है कि यूपी स्पेशल में इनसे चीज़ें पूछी जा सकती हैं, इस वजह से। और अभी इससे पहले हम लोग चर्चा किए थे संभलपुर उड़ीसा, जिसमें सुरेंद्र साई, जो कि काफ़ी पहले से रिवोल्ट कर रहे थे और 62 तक लगभग उनका रिवोल्ट चला। वो 57 के दौर में भी रिवोल्ट में शामिल थे, और सुरेंद्र साई उन्होंने नेतृत्व दिया संभलपुर उड़ीसा में। अब ये तो रिवोल्ट हो गया और उसके नेता हो गए, स्थान हो गए। अब आते हैं कि जब सेना आई टैकल करने के लिए, शुरुआत में तो सब अंग्रेजी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई, एकदम से टूट गया मामला, और शुरुआत में काफ़ी कैजुअलिटी भी हुई, बहुत सारे युद्ध, बहुत सारी बैटल्स हारी भी अंग्रेजी सेना ने। लेकिन जब उन्होंने कम बैक किया, या यहाँ से कोलकाता से कुमक भेजी गई, दूसरी पंजाब से आई, तो उनमें कौन कौन महत्वपूर्ण सरदार थे? तो जो दिल्ली आए लड़ने के लिए, उसमें सर जॉन निकोलसन थे, लेफ्टिनेंट विलोबी थे, और लेफ्टिनेंट हडसन थे। जनरल जॉन निकोलसन के बारे में क्या बात है कि ये दिल्ली में घायल भी हो गए थे, और कुछ दिनों के बाद, एक दो महीने के बाद, या एक आध महीने के अंदर उनकी मृत्यु भी हो गई। तो सर जॉन निकोलसन का ये हो गया। कानपुर की बात करें, जहाँ नाना साहब थे, और बाद में तात्या टोपे ने कमाल संवारी थी। हेलो, हाँ, तो सर जॉन निकोलसन थे दिल्ली में, और कानपुर में नाना साहब थे, जहाँ पे तात्या टोपे ने बाद में कमाल संभाली थी। वहाँ सर ह्यूज व्हीलर और सर कोलिन कैंपबेल कानपुर में गए थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल, वहाँ पे रेजिडेंसी बिल्डिंग जो थी उसको बुरी तरह विद्रोहियों ने घेरा था, और लगभग PYQs में हम लोग करेंगे कौन कौन से अंग्रेज जो भी सेनापति थे वहाँ मारे गए थे। तो लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, और उनको जो टैकल करने के लिए अधिकारी गए वो हेनरी लॉरेंस, ब्रिगेडियर इंग्लिश, हेनरी हेवलॉक, जेम्स आउटरम, सर कोलिन कैंपबेल कानपुर को टैकल करके फिर वहाँ पहुँचे उधर से। कुंवर सिंह पहले ही एक युद्ध में घायल हो चुके थे, इसके कारण मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बाद उनके भाई अमर सिंह ने कमान संभाली थी। और झांसी की बात करें तो इनको तो पता होगा, सर ह्यूरोज जो थे, सर ह्यूरोज, वो झांसी में गए थे रानी लक्ष्मीबाई, और सर ह्यूरोज का कथन भी है कि विद्रोहियों में एक ही मर्द था, वो थी रानी लक्ष्मीबाई। इसी तरह जो बनारस इलाहाबाद का जो क्षेत्र है, लियाकत अली, इसको टैकल करने के लिए इधर से जो आए थे वो सर जेम्स नील, कर्नल जेम्स नील। ये कर्नल जेम्स नील ने बनारस, इलाहाबाद और आजमगढ़, इन इलाकों को कवर किया था कर्नल जेम्स नील ने। ऐसे महत्वपूर्ण नेता हो गए।
फिर इस तरह हमने इससे पहले वाली वीडियो में धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन को समाप्त कर लिया है। इसमें हमने सारे विद्रोहों को एक साथ देख लिया। अब हम लोग इसके बाद वाले क्लास में PYQs करेंगे और PYQs के साथ 2 महत्वपूर्ण चीज़ें और शामिल होंगी, जिसमें सारे महत्वपूर्ण युद्ध, जो भी युद्ध और संधियाँ थी आधुनिक भारत की, वो शामिल रहेंगी और कांग्रेस के बनने की पहले की जो राजनीतिक संस्थाएँ थी, वो ये दोनों को मतलब ये दोनों वैल्यू एडेड मटेरियल रहेंगे और बाकी सारे PYQs रहेंगे। तो इसके साथ ही मुझे लगता है क्लास समाप्त करनी चाहिए। आप लोग अपने वैल्यूएबल कमेंट दीजिएगा। नमस्कार।